देखो बहू, अपनी ननद के प्रति अपना नजरिया अच्छा रखो। तुम भी तो समझो, राघव पर जितना हक तुम्हारा है उतना उसकी छोटी बहन का भी है। शारदा जी ने अपनी बहू कंचन से कहा। पर माँ जी, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। रिंकू को कॉलेज ट्रिप पर हिमाचल जाना है, 20,000 रुपए लग रहे हैं। हम ऐसे ही फिजूल खर्ची करते रहेंगे तो भविष्य के लिए बचत कैसे कर पाएंगे। कल को उसकी शादी में भी हमें ही खर्च करना होगा। ससुर जी कोई जमीन जायदाद तो छोड़कर गए नहीं है उसके लिए। अपनी बेटी से कह दीजिए अपनी इच्छाएं काबू में रखे। इस विषय में राघव जी के सामने सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं है। कंचन ने कहा। बहू, रिंकू में जरा भी फिजूल खर्ची की आदत नहीं है। वो तो अपने पापा के गुजर जाने के बाद से ही सोच समझकर अपने लिए कुछ मांगती है। कॉलेज का आखिरी साल है, उसकी सब सहेलियां जा रही हैं ट्रिप पर, इसलिए उसका मन भी हो गया। फिर ऐसा मौका कहाँ मिलेगा उसे। और बहू, मेरा बेटा इतना लायक तो है ही कि अपनी छोटी बहन की इच्छा पूरी कर सके। पिछले महीने तुमने अपने भाई भाभी की एनिवर्सरी पर उन्हें सोने की अंगूठी दी। अपनी बहन को बेटी होने पर उसे झूला गिफ्ट किया। अपनी सहेलियों के साथ भी तुम 4 दिन शहर से बाहर घूमकर आई हो। मैंने तो तुम पर किसी बात की रोक टोक नहीं लगाई, ना ही तुम्हें फिजूल खर्ची का ताना दिया। शारदा जी फिर बोली। नहीं, मैंने कह दिया ना, फिजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। और हाँ, इस विषय में घर में कलह करवाने की कोशिश की तो अंजाम सही नहीं रहेगा। और हाँ, आज काम वाली नहीं आने वाली, इसलिए जैसे ही रिंकू कॉलेज से आए उसे बर्तन मांजने को कह देना और कपड़ों के लिए भी वही मशीन लगा देगी। कंचन बिना किसी शर्म लाज के बोले जा रही थी। रिंकू का एक लेक्चर ना होने की वजह से वो कॉलेज से आज जल्दी वापस आ गई थी। भाभी की बातें सुनकर उसके पैर बाहर दरवाजे पर ही रुक गए। अंदर आते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए भाभी से मत उलझा करो, मुझे किसी ट्रिप पर नहीं जाना। इतना बोलकर रिंकू बर्तन साफ करने चली गई। अरे पहले खाना तो खा ले, शारदा जी बोलती रह गई। शारदा जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा राघव और बेटी रागिनी। प्यार से सब उसे रिंकू कहते थे। शारदा जी के पति का हार्ट अटैक से स्वर्गवास हो चुका था। उनका बेटा राघव मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। उसकी शादी साल भर पहले कंचन से हुई थी। राघव अपनी माँ और बहन का खूब ध्यान रखता था। अपनी छोटी बहन से वो पिता सा स्नेह रखता था, पर यह बात कंचन को जरा भी पसंद नहीं थी। वो अपने मुंह से सास और ननद के खिलाफ हमेशा आग ही उगलती थी, जबकि उसे समझना चाहिए कि उसे तो ससुराल आए 4 दिन ही हुए हैं, जबकि उसकी ननद उसके पति के साथ जन्म से मौजूद है। कंचन बहुत चालाक थी। अपने पति के सामने अच्छा बनने के लिए वो सास और ननद के साथ अच्छा व्यवहार करती। पति के सामने अपने आप को लाचार दिखाती, ऐसा दिखाती मानो सास और ननद मिलकर उसके ऊपर अत्याचार करते हो। रो रो कर पति को सास ननद के खिलाफ भड़काती। देखो कंचन, वो मेरी माँ और बहन है, मुझ पर आश्रित है। माँ की उम्र हो गई है, इसलिए उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया होगा। तुम भी उनसे बहस ना किया करो, उनको पलटकर जवाब मत दिया करो। ननद को अपनी छोटी बहन समझो, कल को वो शादी करके चली जाएगी बेचारी। राघव कंचन को समझाता, लेकिन कंचन की मंशा अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने कर्तव्यों से बचने और पति को उसके परिवार से दूर करने की थी। लेकिन उसका पति घर का इकलौता बेटा था। उसे उसकी माँ बहन से अलग करना कंचन के लिए मुश्किल हो रहा था। इस बात का गुस्सा भी वो अपनी सास और ननद पर उतारती। रागिनी की ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही कंचन उसकी शादी के बारे में सोचने लगी। सुनिए माँ जी, जितना पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया, अब हमें रागिनी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। मेरे पति अकेले घर की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, आखिर हमें भी हमारा भविष्य देखना है। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, जिम्मेदारी बढ़ेगी। उससे पहले रागिनी की शादी करके उसकी जिम्मेदारी से फ्री हो जाएं। मेरी बहन ने एक रिश्ता बताया है रागिनी के लिए, कंचन ने कहा। पत्नी की बहन ने रिश्ता बताया है, ये सोचकर राघव ने ज्यादा छानबीन भी नहीं की। रागिनी की शादी अतुल के साथ पक्की कर दी गई। ननद को विदा कर रागिनी ने चैन की सांस ली। समय ऐसे ही बीत रहा था। कंचन जुड़वा बच्चों की मां बन गई, एक बेटा और एक बेटी। शारदा जी ने भी सब कुछ भुलाकर बहू की खूब सेवा की, पर कंचन थी तो स्वभाव से मतलबी। अपना मतलब निकल जाने के बाद वो फिर से सास के साथ बुरा व्यवहार करने लगी। शारदा जी अच्छी माँ और अच्छी सास थी। वो अपने बेटे को सास बहू की कलह से परेशान नहीं करना चाहती थी। घर में शांति बनाए रखने के लिए वो चुप ही रहती। बहू जो काम बोलती वो चुपचाप कर देती। बहू के बच्चों को संभालती और प्रभु भक्ति में समय बिताती।
इधर कुछ समय से रागिनी का मायके आना जाना एकदम कम हो गया। फोन से भी महीने में एक दो बार ही बात हो पाती थी, वो भी शारदा जी को हाँ या ना में कम शब्दों में ही जवाब देती। शारदा जी को बेटी की चिंता सताने लगी। कुछ दिनों बाद रागिनी का शारदा जी के पास फोन आता है और वो रोते हुए कहती है, माँ, मैंने सब कुछ संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन रेत की तरह हाथ से सब फिसलता जा रहा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी गोद अभी तक सूनी है। मेरे प्रति पूरा परिवार हीन भावना से भर गया है। सास और पति के ताने सुन सुनकर थक गई हूँ माँ। बांझ शब्द गाली लगती है जो मैं रोज सुनती हूँ। मैंने अपने पति से कहा भी कि हम दोनों को ही जरूरी टेस्ट करवाने चाहिए और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, पर मेरे पति अपना टेस्ट करवाने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं तुम में ही कुछ कमी होगी। क्या करूं माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, रागिनी ने कहा। रागिनी का पति अतुल समाज का, अपने परिवार का सामना करने को तैयार नहीं था, इसलिए सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर लगाना ही उसने सही समझा। अब तो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वो अपनी पत्नी पर ही निकालता, उस पर हाथ तक उठा देता, पर मायके से रागिनी के बचाव के लिए कोई नहीं आया। वो अपना घर समझकर उम्मीद के साथ खुद ही मायके आ गई। रागिनी को सामान के साथ देखकर कंचन चौंक गई। क्या हुआ, ऐसे बिना कोई खबर के कैसे चली आई? लड़ झगड़ कर आई हो क्या ससुराल से? ना खुद चैन से रहोगी ना हमें रहने दोगी, कंचन बोले जा रही थी। रागिनी को उसने बैठने तक को नहीं कहा। अरे बहू, जरा सांस तो लेने दो उस बेचारी को, उसकी शक्ल से समझ आ रहा है बेचारी कितनी परेशानी में है, शारदा जी बोली। बस आप जैसी माएं होती हैं जो अपनी बेटी का घर बसने नहीं देती। 2 आंसू बहाए नहीं बेटी ने कि पुचकारने लगती है, कंचन बोली। भाभी, आप माँ से इस तरह बात ना कीजिए। मैं ससुराल छोड़कर नहीं आई हूँ, बस कुछ दिनों के लिए मन हल्का करने के लिए यहाँ आई हूँ, रागिनी बोली। बहू, ध्यान से देखो उसके शरीर पर पड़े चोट के निशान, थोड़ी तो दया माया रखो, तुम्हारी भी तो एक बेटी है, शारदा जी बोली। आप अपनी बेटी को वापस मायके में बैठाने की तो सोचना भी मत, और आप मेरी बेटी को कैसे बद्दुआ दे सकती हो? पता है ना, इस फ्लैट की रजिस्ट्री में मेरा नाम भी है, कहीं आपको भी इस घर से बाहर जाने की नौबत ना आ जाए। कंचन अपनी ननद को सहारा देने की बजाय उसे ही गलत ठहरा रही थी। परिवार में बनाकर रखना नहीं आता तुम्हें, पति को खुश रखना नहीं आता तुम्हें, तुम्हारा ही आचरण सही नहीं होगा, इसलिए पति हाथ उठाता होगा। बहन के लिए दुनिया से लड़ जाने वाला भाई भी अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। वो बस अपनी बहन की स्थिति से दुखी था। रागिनी, ऐसे ससुराल छोड़कर नहीं आते बहन। हम अगर तुम्हारे ससुराल वालों को समझाने गए तो हो सकता है स्थिति और बिगड़ जाए। तुम थोड़े दिन यहाँ रुककर वापस ससुराल चली जाना, हो सकता है स्थिति कुछ ठीक हो जाए। तुम तो तुम्हारी भाभी का स्वभाव जानती हो ना, बच्चों को संभालते संभालते बस थोड़े तेज स्वभाव की हो गई है, भाई राघव ने टकासा जवाब दिया। दुखी मन से रागिनी 2 दिन मायके रुककर ससुराल चली गई। अब तो उसके साथ पहले से भी ज्यादा खराब व्यवहार होने लगा। उसने इस बार अपने मायके से कोई उम्मीद नहीं रखी। जब बात बर्दाश्त से बाहर हुई तब उसने अपने सारे सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गहने लिए और ससुराल छोड़ दिया। वो मुंबई जैसे बड़े शहर चली गई। वहां उसकी मदद उसकी स्कूल की सहेली सारिका ने की। वो शादी के बाद मुंबई में ही रहती थी। रागिनी ने अब तक की अपनी आप बीती सारिका से कही। सारिका ने उसके रहने की व्यवस्था एक गर्ल्स हॉस्टल में कर दी, जहां एक हॉल में 10 से 15 लड़कियां रहती थी। रागिनी ने अपने गहने बेचकर कुछ रकम की व्यवस्था भी कर ली। वो वहीं कुछ महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले लघु उद्योग से जुड़ गई, जहां पापड़, अचार, नमकीन इत्यादि बनाए जाते थे। इधर कंचन अपनी सास को वक्त बेवक्त ताने देती रहती। सारे समाज में हमारी थू थू करवा दी आपकी बेटी ने। ससुराल, पति ना संभाला गया उससे, भाग गई ससुराल से। इससे अच्छा तो वो मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता। भाई राघव ने अपनी तरफ से खोजबीन की, लेकिन बहन का कोई पता न लगा। ये सदमा शारदा जी बर्दाश्त नहीं कर पाई और दुनिया छोड़कर परलोक सिधार गई। समय का पहिया यूं ही चल रहा था। रागिनी के चले जाने के बाद उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। इस बात की जानकारी रागिनी को भी हो चुकी थी। वो अपने ससुराल वालों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। समय ने अपनी करवट बदली। इतने सालों बाद आज कंचन अपनी बेटी सरिता के लिए परेशान थी। उसका पति नशे का आदी था। सरिता के ससुराल वाले भी दहेज के लोभी निकले। रोज सरिता के साथ मारपीट होती।
जाओ मायके जाओ, जब पैसों का इंतजाम हो जाए तभी वापस आना। मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, इसके लिए पैसे चाहिए, पति सरिता से कहता। सरिता की शादी के बाद 1 साल में 2 मिसकैरेज हो चुके थे। उसका शरीर बेडोल हो चुका था। इस बात पर भी उसका पति उसे ताने देता, मानसिक प्रताड़ना देता। संजोग देखिए, सरिता की शादी भी मुंबई महानगरी में हुई थी। एक रात सरिता के ससुराल वालों ने मामूली बहस पर उसे घर से निकाल दिया। वो दरवाजा खटखटाती रही, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रात के 2 बज रहे थे। उसने पास के गर्ल्स हॉस्टल का पता और फोन नंबर अपने मोबाइल में सर्च किया और वहां पहुंच गई। वहां उसे रहने की जगह मिल गई। सरिता ने तुरंत अपने मम्मी पापा को फोन लगाया और घटना की जानकारी दी। 10 घंटे का सफर तय कर कंचन और राघव बेटी के पास पहुंचते हैं। वहां सबसे पहले उन्हें हॉस्टल की ओनर से मिलना होता है। उसे देखकर राघव और कंचन हैरान रह गए। ये तो रागिनी थी, वही रागिनी जिसके लिए अपने घर के दरवाजे कंचन ने हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। रागिनी भी उसे पहचान चुकी थी। मैंने सरिता के सर्टिफिकेट देखकर पहचान लिया था कि वो आपकी बेटी है। उसकी हालत देख मुझे बहुत अफसोस हुआ। रागिनी बोली, ये हॉस्टल तुम्हारा है? कंचन बोली, हाँ, मैं इस गर्ल्स हॉस्टल की ओनर हूँ। मेरे पति बॉयज हॉस्टल देखते हैं। मुंबई में हमारे 4 हॉस्टल हैं, जहाँ जरूरतमंद लड़कियों को किसी भी वक्त आसरा दे दिया जाता है। हम सेफ्टी का भी खूब ध्यान रखते हैं। तभी रागिनी के फोन पर कॉल आती है। ठीक है बेटा, अच्छे से खाना खा लेना और समय से कोचिंग चले जाना। मैं शाम को घर आती हूँ, रागिनी बोली। कंचन का मुंह खुला का खुला रह गया। जिस औरत को लोग बांझ कहते थे, आज उसी औरत के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। रागिनी बोली। कंचन रोते हुए रागिनी के पास गई। मुझे वाकई में माँ जी और तुम्हारी हाय लगी है, तभी तो आज मेरी बेटी इतनी परेशान है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। कंचन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाभी, मैंने सरिता को कभी बद्दुआ नहीं दी। शायद माँ के दुखी मन से हाय निकली होगी। पर भाभी, वक्त बहुत बलवान होता है। मुझे लघु उद्योग में नौकरी करते वक्त वहां के सुपरवाइजर अनिल जी का साथ मिला। उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी मुझसे शादी की। हम दोनों पति पत्नी अपनी दिन रात की मेहनत से इस मकाम तक पहुंचे हैं। आज मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है, रागिनी ने कहा। रागिनी ने अपने भाई भाभी की काफी मदद की। उन्हें अच्छे जानकार वकील की सेवाएं प्रदान की। अपने घर पर उन्हें रहने की जगह दी। जल्दी ही सरिता का तलाक भी हो गया और वो अपने मायके आ गई, जिंदगी की एक नई शुरुआत करने। पर रागिनी ने फिर भी अपने मायके में कदम नहीं रखा। दोस्तों, अगर बहन बेटियां ससुराल में घरेलू प्रताड़ना का शिकार हो रही हो, तो मायके वालों को उनका सहारा बनना चाहिए, ना कि उनका तिरस्कार करके उन्हें घर से निकाल देना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।